यूक्रेन ने पिछले 2 महीनों में क्रीमिया पर अपने हमलों के साथ और अधिक साहसिक रवैया अपनाया है। पुतिन क्रीमिया को रूसी आक्रमण के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। यदि रूस क्रीमिया खो देता है तो इसका मतलब न सिर्फ इस आक्रमण का बल्कि मॉस्को में शासन का भी पतन होगा। यूक्रेन क्रीमिया के माध्यम से रूसी संबंधों को काटने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। इस महीने की शुरुआत में, जुलाई की शुरुआत में हमने देखा कि यूक्रेन ने केर्च ब्रिज को निशाना बनाया। हमने देखा कि पानी के नीचे चलने वाले ड्रोन सीधे उस खंभे तक पहुंचे जो पुतिन द्वारा मुख्य भूमि रूस को कब्जे वाले क्रीमिया से जोड़ने के लिए बनाए गए प्रतीकात्मक पुल को सहारा दे रहा था। रूसी सैन्य उपकरणों का 70% रेलवे लाइनों के माध्यम से पहुंचाया जाता है, पुल का उपयोग करके नहीं। यही कारण है कि पुतिन रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाला लैंड ब्रिज चाहते थे। अब यूक्रेन उस लैंड ब्रिज की रेल लाइनों पर हमला कर रहा है। लेकिन इन हमलों के विवरण में जाने से पहले आइए जानते हैं कि यूक्रेन अब ऐसा क्यों कर रहा है। यूक्रेन इस समय क्रीमिया को इतनी जोरदार तरीके से क्यों निशाना बना रहा है, इसके बारे में और जानकारी जनरल जैक किंग से मिलती है। यूक्रेन के अंदर का माहौल बदल रहा है, ऐसी जानकारी मुझे यूक्रेनी सूत्रों से मिल रही है। राष्ट्रपति का यूक्रेन को सैन्य सहायता जारी रखने और उन्हें पैट्रियट बैटरियों से लैस करने का निर्णय, जो रूसी हवाई हमलों में उनके लिए सबसे विनाशकारी मिसाइलों को रोकने के लिए आवश्यक है, यह उनके लिए नई ऊर्जा की तरह रहा है। साथ ही अगर रूस ने पालन नहीं किया तो उस पर कड़े प्रतिबंध और शुल्क लगाए जाएंगे। और मुझे लगता है कि जितनी जल्दी हम वहां पहुंचे उतना ही बेहतर होगा। मुझे नहीं लगता कि रूस अपने इरादों में जरा भी पीछे हटेगा। तो मोमेंटम में बदलाव आ रहा है, जो अच्छा संकेत है। यूक्रेन को अभी भी कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, ये निश्चित है। पिछले कुछ हफ्तों में एक पैटर्न सामने आया है। यूक्रेन द्वारा रूसी रेलवे जंक्शनों पर किए जा रहे हमलों पर गौर करें। असल में मैंने पहली बार इस बात पर ध्यान दिया जब जैसन जे स्मार्ट ने इस ओर इशारा किया, और आप इसे इस नक्शे में देख सकते हैं। ये पीली लाइन वही रेलवे लाइन है जिसका इस्तेमाल रूस यूक्रेन में रूसी कब्जे वाले इलाकों को सप्लाई करने के लिए कर रहा है। रूस द्वारा नियंत्रित इलाकों, जिनमें क्रीमिया भी शामिल है, में सप्लाई भेजी जा रही है। वे कर्च ब्रिज का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन याद रखें कि इन इलाकों में भेजी जा रही 70% सैन्य सप्लाई रेलवे लाइनों के जरिए ही आ रही है। तो यूक्रेन का रेलवे जंक्शनों को निशाना बनाना रूस की लॉजिस्टिक लाइनों पर बहुत बड़ा दबाव डालता है, और इसका मतलब है कि फ्रंट लाइनें और भी कमजोर होती जाती हैं। यहाँ एक मशहूर कहावत याद रखना जरूरी है, पैदल सेना लड़ाइयाँ जीतती है लेकिन लॉजिस्टिक्स युद्ध जीतता है। यूक्रेन रूसी लॉजिस्टिक्स को निशाना बना रहा है, जिससे रूस अपने फ्रंट लाइन सैनिकों को आपूर्ति न कर सके। अब जाहिर है यह एक बहुत बड़ा काम है, लेकिन यही वह लक्ष्य है जो यूक्रेन के पास इस समय है। कल रात एक और हमले ने रूसी ट्रेनों को देरी कर दी। इस पर रिपोर्ट यहाँ है। गत रात्रि रूस के अनेक क्षेत्रों पर ड्रोन हमले हुए। वोल्गोरोड और 12 अन्य क्षेत्रों तथा कब्जे वाले क्रीमिया में धमाकों की आवाजें सुनी गईं। रूस का दावा है कि उसने कथित रूप से 99 ड्रोन मार गिराए हैं। पुल्कोवो हवाई अड्डे पर 70 से अधिक उड़ानें रद्द या विलंबित कर दी गईं। आज रूस में ड्रोन हमलों के कारण वोल्गोराड क्षेत्र के जुवोटो स्टेशन पर ट्रेनों में देरी हुई। रूसी रेलवे अधिकारियों ने ड्रोन के मलबे के गिरने को जिम्मेदार ठहराया। तस्वीरों में स्टेशन के पास आग का धुआं दिख रहा है। कई लंबी दूरी की ट्रेनें घंटों लेट हुईं। अब मेरे पास एक दिलचस्प कहानी है जो आपको खुश करेगी। रूसी सरकारी मीडिया यूक्रेनी ड्रोन हमलों को लेकर बेहद नाराज है, जबकि उन पर कोई हमला नहीं हो रहा है। नहीं, यूक्रेन खासतौर पर सिर्फ सैन्य ठिकानों को ही निशाना बना रहा है, रूस की तरह नहीं। रूसी मीडिया और अभिजात वर्ग उनकी उड़ानें रद्द होने से नाराज हैं। उनकी प्रतिक्रिया मजेदार है। लेकिन उससे पहले मेरे पास एक और दिलचस्प कहानी है रूसी नागरिकों के पुतिन के खिलाफ होने की। जैसे यूक्रेनी ड्रोन ही काफी नहीं थे, कुछ रूसी नागरिक पुतिन शासन का विरोध कर रहे हैं क्योंकि वे युद्ध के खिलाफ हैं और यूक्रेन की मदद के लिए रूसी लॉजिस्टिक लाइनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। रिपोर्ट यहाँ है। शुरू करने से पहले नीचे लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं। आपका लाइक युद्ध की सच्चाई इसमें रुचि रखने वाले दर्शकों तक पहुंचाने में हमारी मदद करता है। चलिए शुरू करते हैं। यूक्रेन समर्थक विद्रोहियों ने रूस के नियंत्रण वाले क्रीमिया क्षेत्र में रेलवे को क्षतिग्रस्त किया। आपकी स्क्रीन पर दिखाया गया फुटेज तोड़फोड़ से हुए विस्फोट का वास्तविक दृश्य है। विद्रोहियों ने मैक्सिम लोकोमोटिव डिपो के रेलवे हब पर ट्रेनों के बीच संचार और नियंत्रण प्रदान करने वाले रिले पैनल को निष्क्रिय कर दिया। यह हब
उपकरण, ईंधन, कर्मियों और हथियारों को यूक्रेन के दक्षिणी और पूर्वी मोर्चों पर रूसी सेना तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। विद्रोही समूह ने रूसी हमले की तीव्रता कम करने के लिए गोला बारूद की आपूर्ति सीमित कर तोपखाने का संचालन रोकने हेतु तोड़फोड़ की। समूह का दावा है कि रूलेट उपकरण में खराबी के कारण रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ, जिससे सैन्य रसद, सैनिकों की तैनाती और मोर्चों तक गोला बारूद की आपूर्ति बाधित हुई। हम सटीक, निर्णायक और समझौता न करने वाले हैं। लॉजिस्टिक हमले रूसी युद्ध मशीन के दिल पर वार हैं। क्रीमिया में समूह ने कथित रूप से यूवोरो निकट लेनिन जिले में एक रूलेट पैनल को क्षतिग्रस्त किया, जिससे क्रीमियन ब्रिज से जुड़ी रेल लाइन और प्रायद्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ने वाले प्रमुख आपूर्ति मार्ग को नुकसान हुआ। हमले ने अग्रिम मोर्चे तक सैन्य आपूर्ति की आवाजाही बाधित कर दी। ये हमले रूस के लिए नुकसानदायक थे, खासकर पिछले कुछ हफ्तों में उनके द्वारा अग्रिम मोर्चे पर झेली गई क्षति को देखते हुए। अगर मैं सट्टेबाज होता तो मैं शर्त लगाता कि क्रीमिया को लेकर पुतिन की मुश्किलें अब भी शुरू ही हुई हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक और हैकर समूह ने क्रीमिया सरकार के सिस्टम हैक कर लगभग 100 टीबी गोपनीय डेटा चुरा लिया। 100 टेराबाइट बहुत ज्यादा है। इसके अलावा ये रूस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और गोपनीय जानकारियां थीं, जिन्हें वो यूक्रेनी हैकर्स से बचाना चाहता था। यूक्रेनी साइबर विशेषज्ञों ने क्रीमिया में रूसी अधिकारियों के खिलाफ एक शक्तिशाली ऑपरेशन किया, जो कब्जे में है। खुफिया सूत्रों के अनुसार साइबर हमला कई दिनों तक चला और प्रशासन की पूरी डिजिटल संरचना को पंगु बना दिया। यह एक शक्तिशाली डीडोस हमले के साथ शुरू हुआ, जिसने कब्जे वाली सरकार की सेवाओं को ठप कर दिया। क्रीमिया में घबराहट फैलने और तकनीशियनों द्वारा आउटेज के स्रोत की पहचान करने के प्रयास के दौरान यूक्रेनी हैकरों ने तथाकथित अधिकारियों के इलेक्ट्रॉनिक खातों में पहले ही सेंध लगा ली थी। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। 100 टीबी डेटा चोरी हुआ और सिस्टम नष्ट हो गए। यूक्रेनी रक्षा खुफिया विभाग ने ऑक्यूपाई के मुख्य डिजिटल सिस्टम्स में प्रवेश किया। मैं कोई टेक्निकल आदमी नहीं हूं, लेकिन यह निश्चित है कि ये ऐसे महत्वपूर्ण सिस्टम्स हैं जिन तक रूस यूक्रेनियों की पहुंच नहीं चाहता था। रिपोर्ट के अनुसार केवल 2 दिनों में 100 टेराबाइट्स से अधिक की गोपनीय सूचनाएं डाउनलोड की गई। उन दस्तावेजों में कुछ टॉप सीक्रेट फाइलें थीं, जिनमें सैन्य ठिकानों का डेटा और रूसी सैनिकों को सप्लाई की लॉजिस्टिक्स की महत्वपूर्ण जानकारी थी। ऑपरेशन के बाद खुफिया विशेषज्ञों ने ऑक्यूपाई के सभी प्रशासनिक सर्वर क्षेत्रीय और जिला स्तर पर नष्ट कर दिए। इन संरचनाओं ने अपने दस्तावेजों, डाटाबेस और आंतरिक संचार तक प्रभावी पहुंच खो दी है। मॉस्को में घबराहट, क्रीमिया में अफरा तफरी। तो हाँ, हम क्रीमिया और वहां के सैन्य कब्जाधारियों के खिलाफ अधिक हमलों की उम्मीद कर सकते हैं। ये एक्सक्लूसिव फुटेज वीडियो की शुरुआत से है और कब्जे वाले क्रीमिया से है। अब जो एयर डिफेंस हम देख रहे हैं वो रूसी एयर डिफेंस हैं, लेकिन जैसा कि आप लोग इस क्लिप में देखेंगे, ये पूरे वीडियो में सिर्फ एक बार ही सफल होते हैं और हम क्रीमिया के अंदर कई, शायद दर्जनों ड्रोन देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब हम रूस के आंतरिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पिछले कुछ दिनों से यूक्रेन लगातार रूस के 2 बड़े शहरों मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर हमले कर रहा है। इससे घंटों तक फ्लाइट्स रद्द होती हैं और हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे रहते हैं। मैं साफ कर दूं कि यूक्रेन रूस की तरह कीव में नागरिक इमारतों को निशाना नहीं बना रहा है। यूक्रेन आवासीय अपार्टमेंट या एयरपोर्ट को निशाना नहीं बना रहा है। लेकिन आप देखिए, यूक्रेन सैन्य ठिकानों
उन फैक्ट्रियों को निशाना बना रहा है जो रूसी युद्ध मशीन का समर्थन कर रही हैं, और यहाँ तक कि उन लॉजिस्टिक हब्स को भी जो रूसी सैन्य उपकरणों का परिवहन कर रहे हैं। ड्रोन आसमान में होने पर विमान उड़ान नहीं भर सकते। देखिए, ये तो तुकबंदी हो गई। रूसी यात्रियों को इसी वजह से काफी परेशानी हो रही है। मैंने थोड़ा गणित लगाया, पर मैं नक्शे में अच्छा नहीं हूँ। मेरे अनुमान से कल रूस में करीब 10% उड़ानें यूक्रेन के हमलों के कारण निरस्त हुईं। इसका गहरा प्रभाव है, खासतौर पर उन धनी लोगों पर जो अपना जीवन सामान्य रूप से जीना चाहते हैं, मानो कुछ हुआ ही ना हो। वे ऐसे दिखावा करना चाहते हैं जैसे पुतिन ने अभी अभी किसी और संप्रभु देश पर बिना वजह हमला नहीं किया हो। वे सामान्य जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन पुतिन के फैसलों के कारण ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। अब वे सरकारी टीवी पर गुस्सा हो रहे हैं और कह रहे हैं कि यह रूसी शासन के पतन का कारण बन सकता है। यूक्रेन का मकसद यही है। चलिए रूसी प्रोपेगेंडा टीवी नेटवर्क से कुछ आंसू सुनते हैं। यूक्रेन और उन सबका यही मकसद है। वे यहाँ अशांति भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। वे छुट्टियों के मौसम में हमारे हवाई अड्डों पर अराजकता क्यों फैला रहे हैं? उन्होंने हमला क्यों किया? मुझे ठीक से नहीं पता कितने ड्रोन थे, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में थे। इस हफ्ते सोची के सीरियस में किस तरह के सैन्य ठिकाने हैं। वोयनजे का बड़ा स्कूल है। मेरे 9 बच्चे जो मेरे मॉस्को प्रवास के दौरान वहां थे, उन्होंने पूरी रात गलियारे में बिताई। हमारे 3 बच्चे, 2 भतीजे जो स्थायी रूप से साथ रहते हैं, और गॉड चिल्ड्रन एवं रिश्तेदार जो गर्मियों में आए थे। 9 बच्चे गलियारे के फर्श पर सो रहे थे। इसके पीछे का कारण और सैन्य रणनीति क्या है? एकमात्र रणनीति यह है कि उन लोगों को जो साधारणतः परिस्थितियों के प्रति उदासीन रहते हैं और डोनबास के बच्चों का समर्थन नहीं करते, उन्हें विवश करना होगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं। मेरा मानना है कि सभी को राजनीतिक होना आवश्यक नहीं है। मैं बिना किसी निर्णय के ये कह रही हूँ। लोग अलग अलग होते हैं। उन्हें झकझोरना और विपरीत दिशा में राजनीतिक बनने के लिए प्रेरित करना, ताकि छुट्टियां मनाने के लिए उड़ान भरना देश के भविष्य से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाए। देश का भविष्य विशेष सैन्य अभियान के परिणाम पर टिका है, और उस परिणाम में ये स्वीकार करना भी शामिल है कि कभी कभी बच्चों को गलियारे में सोना पड़ेगा। कभी कभी हम उड़ान नहीं भर पाएंगे। छुट्टियां रद्द करनी पड़ सकती हैं। वे हमें खुद को हराने के लिए मजबूर कर रहे हैं, और नतीजतन हम खुद से हार जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे हमने 20वीं सदी में 2 बार किया था। इसके शुरू में और इसके अंत में दुर्भाग्यवश रूसी अर्थव्यवस्था इन सब कारणों से चौपट हो रही है। रूसी सांसद, मंत्री और अधिकारी अपने नागरिकों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास कर रहे हैं। अधिकारियों की आलोचना करने से, और इस बार ये किसी भी तरह से छुपा नहीं है, ये सब खुलेआम हो रहा है। जो भी रूसी सामान और सेवाओं की आलोचना कर रहा है, उसे जुर्माना लगाया जाना चाहिए। यही बिल वे सचमुच प्रस्तावित कर रहे हैं। वे अब अपने लक्ष्यों को छिपा नहीं रहे हैं। रिपोर्ट यहाँ है। रूसी सांसदों की चीजों पर प्रतिबंध लगाने की भूख बढ़ती हुई लग रही है। कामसामोल्स्की प्रावदू ने रिपोर्ट किया है कि राज्य ड्यूमा रूसी सामान और सेवाओं को बदनाम करने पर जुर्माना लगाने की योजना बना रहा है। यह सांसद निकोलाई नोविचकोव की पहल है, जो बताते हैं बदनामी को सार्वजनिक टिप्पणियों के रूप में समझा जाएगा, जिनका उद्देश्य विदेशी प्रतिस्पर्धियों की तुलना में रूसी निर्माताओं की ताकत को कम आंकना है। सांसद का कहना है कि उचित आलोचना में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संदर्भ सबसे महत्वपूर्ण है। रूस में सभी सॉसेज खराब हैं, ऐसा कहना उचित नहीं है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि किसी खास दुकान से खरीदी गई ये खास सॉसेज खराब है, तो ये ठीक है। रिटेल ट्रेडर्स एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आंद्रेई कार्पोव इसमें बताई गई खराबियों से प्रभावित नहीं होते हैं। उनका कहना है कि यह पहल सभी की आवाज दबाने के लिए प्रतीत होती है। गुणवत्ता सुधार उपभोक्ताओं के लिए प्रतिबंध से बेहतर विकल्प है। और गेओर्गी फ्योदरोव, एस्पेक्ट सेंटर फॉर सोशल एंड पॉलिटिकल स्टडीज के अध्यक्ष का निष्कर्ष है कि यह एक गलत पहल है। गुणवत्ता सुधार के लिए आलोचना अनिवार्य है। आलोचना न करने का अर्थ है कि सब कुछ ठीक है और सुधारने की जरूरत नहीं है। दिलचस्प है, मेरा मतलब है रूसी समाज में, जिसमें रूसी मीडिया भी शामिल है, गुणवत्ता सुधारने के लिए आलोचना जरूरी है। इस विचार की सख्त सीमाएं हैं। यह उदाहरण के लिए राष्ट्रपति तक नहीं पहुंचती। अखबारों में राष्ट्रपति पुतिन या रूस के यूक्रेन पर विशेष सैन्य अभियान की आलोचना नहीं मिलेगी।